नमस्कार साथियों, मैं सोहन पुनिया एक बार फिर आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे आप सबको पता ही है कि आज बच्चे भिवानी बोर्ड में इकट्ठा हुए और काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूं कि आज लगभग स्ट्रेंथ ठीक रही, लेकिन अपेक्षा से तो कम रही। जितनी उम्मीद थी उतनी स्ट्रेंथ नहीं हुई, लेकिन चलो फिर भी काफ़ी बच्चे वहाँ पर पहुँचे। लेकिन बच्चों ने वहाँ पहुँचकर एक बड़ी गलती की। आप सोचोगे कि क्या गलती की? बच्चों ने हल्का फुल्का धरना प्रदर्शन किया, अपनी बातें रखी, लेकिन बच्चों ने आज वहाँ पर परमानेंट धरना देना था, वहाँ से उठ के नहीं आना था। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि इतनी जल्दी हो जाएंगी। ये तो पता ही था कि वो कुछ ना कुछ बात तो आपके साथ करेंगे। आज फिर आपके साथ उन्होंने बातें की, आज फिर आपको उन्होंने तसल्ली दी कि हमें इतने दिन का समय दीजिए, हम इतने दिन तक ठीक कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि अगर आप वहाँ जाते हो, इकट्ठे होते हो, तो एक तो अंदर जाकर बात मत करना, और अगर अंदर जाकर की है तो आप अंदर यही आंसर दे करके आना कि जब तक आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर देते तब तक हम यहीं हैं। आज जितने भी गए थे सबको वहाँ पर बैठ जाना चाहिए था। अगर स्ट्रेंथ कम थी, चाहे 10 बंदे वहाँ पर जो एक्टिव थे वो 10 बंदे वहाँ पर बैठ जाते और आज रात वहीं ठहराव करते। इसका बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आता, क्योंकि सरकार इस समय पेपर के मामलों से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। क्योंकि अभी अभी आपको देखा है कि नीट का मामला इतना चला और नीट के मामले में सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। अब सरकार कोई और मुद्दा पेपरों से रिलेटेड इसी तरीके से हाईलाइट हो जाए नहीं चाहती। अगर आप वहाँ पर बैठते तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर होता, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता, क्योंकि ये मुद्दा जेन्युइन है। एस्टेट में गलतियाँ हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं। अब जब गलतियाँ हुई हैं तो उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उनको ठीक भी करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, आपने कैसा कौन सा तरीका अपनाना था? चलो फिर भी आज आप गए, ऐसा नहीं है कि आज आप गए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आप गए उसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भरपूर फ़र्क पड़ेगा। आज के जाने का मात्र 10 या 15% ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आप वहाँ ठहर जाते, अगर आप वहाँ पर बैठ जाते और ये कहते कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये मान करके चलिए कि 90% प्रभाव पड़ता और चीज़ें 2 या 3 दिन के अंदर ठीक होने की पूरी संभावना होती। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं, यूनिटी नहीं बन पाई, सभी का एक तरीके का विचार नहीं बन पाया। आज फिर आप लोगों ने उनसे बात की, आज फिर उन्होंने आपको 5 या 7 दिन का समय दिया। आज फिर उन्होंने ये कहा कि आज रात 9 बजे तक OMR सीट डल जाएगी। देखिए, OMR को डालते हुए भी वो डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि समस्याएं अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन मेरा आइडिया है, जब तक वो पूरा इवैल्यूएशन नहीं कर लेते OMR नहीं डालेंगे, क्योंकि OMR डालते ही वो फंस जाएंगे और एकदम से उनकी जवाबदेही बनेगी। क्योंकि उनसे गलतियां सिर्फ और सिर्फ मिस प्रिंटिंग या क्वेश्चंस की गलती वाली ही नहीं हुई है, उनसे गलतियां बहुत सारी हुई हैं। उनसे OMR सीट की वैल्यूएशन भी ठीक से नहीं हुआ है, तभी तो वो डर रहे हैं OMR सीट को डालते हुए। अदरवाइज तो OMR सीट तो रिजल्ट से पहले आ जानी चाहिए थी। अब वो कुछ ना कुछ उसमें हल्का फुल्का, देखो ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि गलती हुई है। अभी रिएक्टिफिकेशन शायद उनसे नहीं हुआ है और वो अभी मेरे ख्याल से OMR सीट नहीं डालेंगे। लेकिन आपको तो बोल दिया, पहले बोला था शायद 3 साढ़े 3 बजे तक OMR सीट डल जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों को बोला कि 9 साढ़े 9 बजे तक OMR सीट डल जाएगी, और अभी लगभग 9 बजने को हैं। थोड़ा ही टाइम रहता है, तो देख लेना। मुझे लगता नहीं है कि आज OMR सीट आ जाएगी। लेकिन खैर चलो, आज आप गए, आपने प्रभावशाली तरीके से अपने विचार रखे, बातें रखी। एक मैडम और एक सर भी गए, उन्होंने भी अच्छे तरीके से आप लोगों का साथ दिया। लेकिन वो जा रहे हैं, उस जाने के साथ साथ आपने इस तरीके से काम करना था कि इफेक्ट ज़्यादा हो, वहाँ बैठना था, क्योंकि इतने सारे हैं। और एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये सोचता हो कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। जब अगर आपने जल्दी करवाना है तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, आपको धरना देना पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। केस तो एक अलग प्रक्रिया है, केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, केस चलता रहेगा। केस में कोई ऐसा नहीं है कि 5 या 7 दिन में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये एक रास्ता ऐसा है 5 से 7 दिन के अंदर आपको सोल्यूशन दे सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा
बच्चे जुड़ा करो। चलो आज की रात फिर से आप OMR का इंतज़ार कर लीजिए, OMR देख लीजिए, लेकिन फिर से दोबारा फिर से जाइए और अब की बार इस मंशा के साथ जाइए कि वापस नहीं आना जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। वहाँ बैठोगे तो प्रेशर पड़ेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 8 से 10 नंबर बच्चों को मिलेंगे और 8 से 10 नंबर लेने के बाद जो बच्चे 80, 82, 85 के अराउंड है वो सब पास होंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मेहनत आप तैयारी करने के लिए करोगे उससे कम मेहनत आप 2, 3, 4 दिन वहाँ जा कर के वहाँ अपनी समस्याएं दिखाइए, अपना रोष दिखाइए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी एग्ज़ाम के मुद्दों से डरती है और मुद्दा आपका जेन्युइन है। अगर आप 10 बंदे भी वहाँ बैठते तो आपका अगले दिन 100 बंदे वैसे ही साथ देने वाले आ जाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मुद्दे को देख करके उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें मुद्दा चाहिए। और ये आपका मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसमें जीत सुनिश्चित है, और जिस मुद्दे में ये पता हो कि जीत सुनिश्चित है तो उसमें तो बंदा आना लाजमी है। क्योंकि अगर बंदा आएगा, आपकी आवाज़ उठाएगा, उसका नाम भी जाएगा, उसका नाम भी बनेगा, उसकी पब्लिसिटी भी होगी और जीतना उसे पता है कि है ही है। तो इसलिए आप एक बार शुरुआत कीजिए, आप बैठने का माजदा रखिए, वहाँ पर बैठिए, बंदे तो आपके साथ वैसे ही जुड़ते चले जाएंगे। दूसरी बात, ये कहते हैं कि फीमेल हैं, फीमेल कैसे आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? फीमेल पेपर देने भी तो जाती हैं, फीमेल जब जॉब लग जाएगी तो नौकरी करने भी तो जाएंगी, और फीमेल अगर सेंटर दूर मिल गया अप डाउन भी तो करेंगी, तब भी तो उन मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, उसकी एडजस्टमेंट भी तो घर वाले किसी ना किसी तरीके से करेंगे। अब मात्र 2 से 4 दिन की बात है। देखिए, शुरुआत करने के लिए आप लोगों को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती है। स्ट्रेंथ कम के साथ कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर हाल ऐसा ही रहा, आज भी मैं बता दूं 100 बच्चे नहीं थे, बच्चे थे बट 100 नहीं थे, 50 से तो ऊपर थे बट 100 नहीं थे। और अगर 100 की स्ट्रेंथ भी नहीं हो पा रही तो आप मान कर के चलिए कि स्ट्रेंथ अभी कम है, तो फीमेल कैंडिडेट को भी आना पड़ेगा, बल्कि एक एक दो दो अपने साथ लेकर के आएँ और अपनी जो समस्या है उसको दिखाएं। आपके साथ लगने वाले बहुत खड़े हैं। जब आप एक बार शुरुआत कर दोगे तो इतने सोशल एक्टिविस्ट हमारी कम्युनिटी में हैं कि वो एकदम से आपका साथ देने के लिए आगे आएंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखिए, शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत कीजिए। लड़ाई लड़ने वाले की हमेशा जीत हुई है, और आप कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। आपकी लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो जायज़ है, आपके क्वेश्चन सही हैं, आपको उनके मार्क्स मिलने चाहिए। तो उसके लिए भी अगर आप बैकफुट पे जाएंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप ऐसे ही 20 से 30 जाएंगे, आपको हर बार जाकर के ये कह दिया जाएगा कि हाँ हाँ हम काम कर रहे हैं, आपकी समस्याओं के समाधान हो जाएगा, हमें इतना वक्त दीजिए, हमें इतना वक्त दीजिए। अबे जब आपको वक्त चाहिए था तो रिजल्ट क्यों निकाला? आप सारा वक्त लेने के बाद, पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद तब रिजल्ट निकालते ना। अगर रिजल्ट ही लेट निकालते तो ये नौबत ही ना आती, बच्चे आकर खड़े ही ना होते। या तो आप फिर पब्लिकली आकर के ये कहिए कि हम इस रिजल्ट को वापस लेते हैं, आप ये भी नहीं कह रहे हैं। आप बच्चों से बात कर रहे हो लेकिन पब्लिकली नहीं कर रहे हो। कैसे बच्चे मान लें कि आप काम कर रहे हैं या आप काम करेंगे? आप 2 या 4 या 5 या 10 बच्चों को अंदर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कह देते हैं कि हम काम कर रहे हैं। आप पब्लिकली ये बात क्यों नहीं कहते कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने कमेटी बैठाई है। कमेटी, वो एक्सपर्ट कैसे एक्सपर्ट थे? क्या उसको उन एक्सपर्ट्स को मिसप्रिंट नहीं दिखाई दिया? तो फिर किस नाम के एक्सपर्ट? कौन सी कमेटी? आप पब्लिकली कीजिए उन कमेटी को, और उस कमेटी को डिसमिस कीजिए, सस्पेंड कीजिए। जिस कमेटी को यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन गलत है या ठीक है, तो फिर वो काहे के एक्सपर्ट? उस जो वो कमेटी बनाई है उसकी लिस्ट पब्लिकली कीजिए। मुझे पता है कि कोई कमेटी नहीं बनी। अगर कमेटी बनी हुई होती तो डेफिनेटली तौर पर जो क्वेश्चन सीधे देखते ही बन रहे हैं कि हाँ ये तो गलत है, उनके मार्क्स मिलते। या फिर आपको ऐसा करना था कि हाँ भाई हमने पेपर AI से बनवाया था और AI ने काफ़ी सारी गलतियां कर दी और गलतियों का लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हम इस पेपर को रद्द करते हैं। तो आप पेपर को रद्द कर देते हैं।
पेपर रद्द हो जाता, सभी कैंडिडेट के लिए बराबर होता, दोबारा से पेपर ले लेते, क्या खास बात थी, इतनी समस्याएं तो ना आती। लेकिन अब सारी समस्याओं का भार कौन झेल रहा है? स्टूडेंट झेल रहे हैं। पेपर में गलती आपने की, उसका खामियाजा आप स्टूडेंट झेल रहे हैं, पैसे ज़्यादा स्टूडेंट के लग रहे हैं, आपकी तो कमाई हो रही है। लेकिन ये गलत है, ये जस्टिस नहीं हो रहा है, समझिए इस बात को। जो बोर्ड में सचिव आए हैं दीपक बाबूलाल, वो जेन्युइन आदमी हैं, मैंने पहले उनका काम देखा है। डेफिनेटली तौर पर अगर उन्होंने वैसे ही काम किया तो उनसे उम्मीदें हैं कि वो चीज़ों को सही करेंगे, और उनको भी पता है कि चीज़ें गलत है तो ठीक होनी चाहिए। ऐसे ही तो कोई एप्लीकेशन लेकर के नहीं आता, ऐसे तो 3 से 4 चक्कर बोर्ड के नहीं लगाता। किसको शौक लगा है कि भाई 3 से 4 हज़ार रुपये पर चक्कर में खर्च करेगा? काफ़ी महंगाई है, इस महंगाई में इतने पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। पहले ही 1,000 रुपये पर लेवल के हिसाब से बच्चों ने फॉर्म भरने के लिए पैसे लगाए, यानी कि लगभग अगर किसी ने 3 लेवल का पेपर दिया तो 3,000 रुपये लगाए। फिर 10 से 20 क्वेश्चन के अराउंड ऑब्जेक्शन लगाए, यानी कि 2,000 उसमें दिए। जबकि ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब नहीं बनता था, ऑब्जेक्शन तब लगाए जाते हैं जब माइनर गलती होती है। भाई कोई हल्की फुल्की गलती हो जाती है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, कई बार ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब आप पेपर का पहले से प्रूफ रीड नहीं करोगे, आप उसकी गलतियों को नहीं छांटोगे, तो मैक्सिमम गलतियाँ मिलेगी। और एआई तो मैक्सिमम गलतियाँ करता है। कभी तो हम बोलकर उससे टाइप करवाते हैं तो हम बोलते कुछ है, वो लिख कुछ देता है। तो इस तरीके की गलतियाँ हुई, सीरियल नंबर में गलतियाँ हुई, 1-2 पेपर की तो सीरीज़ में ही गलतियां हैं। जैसे मेरे पास कॉल आई थी कि कॉमर्स की तो सीरीज़ ही गलत है, जो क्वेश्चन 91 से शुरू होना था वो 91 से शुरू ही नहीं है। अब बच्चों ने तो 91 के हिसाब से आंसर लगाए ना, हो गया उनका तो गलत। तो जब सीक्वेंस ही गलत हो गई, जब क्वेश्चन की सीरीज़ ही गलत हो गई, तो जिसके 100 नंबर आने थे उसके तो सारे 60 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उस सीरीज़ में वो सारे गलत हो गए होंगे। तो बड़ी जेन्युइन गलतियाँ हैं, इन गलतियों की तरफ ध्यान दीजिए, समझिए। आप बच्चों की तरफ देखिए, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। ये राष्ट्र का निर्माण करने वाले बच्चे हैं, ये टीचर बनने वाले बच्चे हैं, और आप एग्ज़ाम को लेने वाली एक एजेंसी हैं। आप अपने ऊपर ये क्यों लेकर के आ रहे हो कि आप इस तरीके से पेपर ले ही नहीं पाते? तो बोर्ड की साख की तरफ भी देखिए, बच्चों के भविष्य की तरफ भी देखिए, और राष्ट्र को निर्माण करने वाले टीचरों की तरफ भी देखिए। क्योंकि देखिए, ये जेन्युइन बात है। इतने लंबे समय में एक टीचर बनने की इच्छा रखने वाला बंदा 1 से 2 भर्ती कोई अटेंड कर पाता है। अगर एक भर्ती उसकी निकल गई, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे वाला पेपर सही हो जाएगा, अगर आगे वाले में भी ऐसा हो गया तो मान करके चलिए कि जो टीचर बनने की सोच रहे हैं उनका सपना रह जाएगा, वो भर्ती में एलिजिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब वाला आपकी वजह से हो गया, आगे वाला क्या पता 3 घंटों के दौरान बच्चे का कैसा सिस्टम रहे। हो सकता है तैयारी हो पाए, ना भी हो पाए, क्या पता सर्कमस्टांसिस किस तरीके के बन जाए। तो इसका मतलब इतना बड़ा रिस्क जी नहीं, बच्चे रिस्क नहीं लेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगला एस्टेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। यही एस्टेट आपका पास होगा। और आप ये मांग रखिए, इन्होंने अगले एस्टेट की डेट निकाल दी है, ये सोच रहे हैं कि अगली डेट आ जाएगी, बच्चे उसकी तैयारी में लग जाएंगे। जी नहीं, आप जब भी आप मांग करने के लिए जाते हो तो आपकी एक मांग ये भी होनी चाहिए कि अगले एस्टेट की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। जब तक इसका समाधान नहीं करोगे तब तक अगला एस्टेट नहीं। पहले इसका समाधान कीजिए, इसको सही तरीके से आप सोल्व आउट कीजिए, जिसके जितने मार्क्स बनते हैं उसको इतने मार्क्स दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट लिए ना। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो इसको कैंसिल कीजिए। बच्चे दोबारा दे देंगे, सभी दोबारा दे देंगे, कोई बात नहीं। जिनका हुआ है वैसे उनको अफसोस होगा कि हमारा तो हो गया था, हम अब क्या करें। तो आपका दोबारा भी हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो होगा। लेकिन उसमें भी आपकी गलती नहीं है, बोर्ड की गलती है। तो इन्हीं से भी बातों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, हर बार की तरह मैं आपके साथ हूँ। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके से इस आवाज़ को उठाइए कि इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। अगली बार जब भी जाओ, अगली बार OMR सीट के साथ जाएंगे, और OMR सीट के साथ जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वहीं रहेंगे। एक परमानेंट सिस्टम वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी संवेदनाओं की कदर करता हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन
पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली तौर पर सभी बच्चों का समाधान होगा और जिस बच्चे के 82-85 नंबर हैं उनका सबका पास होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आप सबने मेरे को सुना। इसी तरीके से एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।